हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बात करेंगे बर्थवाल समिति के बारे में। इससे पहले हमने कौशिक समिति के बारे में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कहानी किस प्रकार से चल रही है। 1994 तक हम पृथक राज्य आंदोलन को पढ़ते हुए आ चुके हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा मुलायम सिंह यादव के बारे में, आज थोड़ा पीवी नरसिंह राव के बारे में। ये चीज़ मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बन सकते हैं। अभी हम बाद में मसूरी कांड पढ़ेंगे, मुजफ्फरनगर कांड हो गया, खटीमा, जितने भी बाटा घाट कांड हुए, तो इन कांड के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है पीवी नरसिंह राव, जो कि 91 से 96 तक प्रधानमंत्री रहे। महीना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये चीज़ क्लियर करनी है कि 1994 में जो आंदोलन हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पीवी नरसिंह राव। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, मुख्यमंत्री तो सबको पता ही है कि मुलायम सिंह यादव थे। तो मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उस समय जो इनकी पार्टी थी वो जनता दल हुआ करती थी। और 1989 तक बिल्कुल भी नहीं चाहते थे मुलायम सिंह यादव कि उत्तराखंड पृथक राज्य बने। हमेशा ही विरोध करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड के बारे में कहना था मुलायम सिंह यादव का कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ताज है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का क्या है, सिर है, इसलिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हो सकता। और यदि उत्तराखंड का अलग राज्य बनता है तो मेरा सिर काट के ही वो बन सकेगा। मतलब मेरा पहले सिर काटना होगा, तब उसके बाद उत्तराखंड अलग राज्य बनेगा। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर काफ़ी चर्चा में आ गए थे मुलायम सिंह यादव 1989 में। तो कभी भी पृथक राज्य की जो मांग थी उसको समर्थन नहीं देंगे मुलायम सिंह यादव। 1991 में क्या होता है, भाजपा की सरकार आती है और कल्याण सिंह यहाँ पर क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। और भाजपा के समय में ही उत्तराखंड पृथक राज्य का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहली बार पारित भी हो जाता है। बाद में लोकसभा में भले ही वो पारित नहीं हो पाता है, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित हो गया था। उस समय भी मुलायम सिंह यादव ने इसका विरोध किया कि पृथक राज्य आंदोलन नहीं बनना चाहिए। तो 1989 की बात करें, 90, 91, ये वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव हमेशा ही कहते हुए आएंगे कि उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 1993 में क्या होता है, एक बार फिर से सरकार बनती है किसकी, मुलायम सिंह यादव की। तो मुलायम सिंह यादव का संबंध किस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। 1992 में उन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। ठीक है, 1989 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय जनता दल से संबंधित थे, लेकिन जब वो 1993 में मुख्यमंत्री बने तो उनकी खुद की पार्टी थी समाजवादी पार्टी, जिसे हम सपा भी कहते हैं। और सपा को सपोर्ट किया था बहुजन समाज पार्टी ने, और उनके साथ मिलकर 1993 में मुख्यमंत्री बन गए थे फिर कौन, मुलायम सिंह यादव। 1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम सिंह यादव ने उत्तराखंड जो पृथक राज्य है उसको समर्थन देना शुरू कर दिया। भाई राजनीति चीज़ ही ऐसी है, पहले लगा किसको, मुलायम सिंह यादव को, कि यहाँ पर समर्थन नहीं देना चाहिए। लेकिन बाद में जब प्रेशर पड़ने लगा, आंदोलन बढ़ने लगे, बहुत ज़्यादा लोगों का क्या हुआ, दबाव पड़ने लगा, तो यहाँ पर उनको लगा कि पृथक राज्य का समर्थन यहाँ पर दे देना चाहिए। तो उन्होंने पृथक राज्य का समर्थन दे दिया था। हमेशा ही दो मत रहेंगे मुलायम सिंह यादव के, कभी हाँ कभी ना वाली कहानी रहेगी इनकी उत्तराखंड के संबंध में। तो 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा कि ठीक है, उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए हम भी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और 1994 में उन्होंने समितियां बना दी, दो समिति, एक बनाई थी कौशिक समिति और एक बनाई थी बर्थवाल समिति। तो कौशिक समिति के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों समितियों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसमें इन दोनों के एक मत होंगे, तो कई बिंदु ऐसे होंगे जहाँ पर दोनों समितियाँ अलग अलग बात कहेगी। ठीक है, तो पहले कौशिक समिति को देख लेते हैं। तो कौशिक समिति का थोड़ा सा मैप देखते हैं, किस प्रकार का कौशिक समिति ने यहाँ पर उत्तराखंड राज्य जो सीमांकन कौशिक समिति के अनुसार थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर कौशिक समिति ने कहा था। तो कौशिक समिति ने क्या क्या कहा था उस समय। कौशिक समिति ने क्या कहा, जो उत्तराखंड राज्य की सीमा है, प्रस्तावित जो हमारा उत्तराखंड है उसकी जो सीमा है वो 8 जिलों तक ही सीमित हो। ठीक है, कौशिक समिति का गठन रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में हुआ था। कॉमन सी चीज़ है, ये सब आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। तब कौशिक समिति ने क्या किया था, पौड़ी, गढ़वाल, अल्मोड़ा और उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सेमिनार आयोजित किए, और यहाँ पर जनता की राय जानी थी कि किस प्रकार आप उत्तराखंड देखना चाहते हैं, कहाँ पर आप राजधानी चाहते हैं। तो ऐसे तमाम प्रश्न यहाँ पर जनता से पूछे गए और उनकी राय ली गई, और रिपोर्ट फिर सरकार को सौंप दी गई। और उस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ था, थोड़ा उस पर अब हम चर्चा करते हैं। कौशिक समिति ने कहा कि जो प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य की सीमाएं हैं वो 8 जिलों तक ही सीमित हो। 8 जिले कौन से थे, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी,
करौली, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल। तो कौशिक समिति ने कहा कि जो ये प्रस्तावित क्षेत्र हैं इसमें किसी भी अन्य जिले को शामिल ना किया जाए और ना ही किसी क्षेत्र को यहाँ से पृथक किया जाए, ये बात कही। दूसरी जो बात कही कौशिक समिति ने वो कहा कि जो ये मंडल हैं दो, ठीक है, ये दो मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल है और एक कुमाऊं मंडल है, तो एक तीसरा मंडल भी बनना चाहिए क्योंकि इन मंडलों का आकार आवश्यकता से अधिक है। तो यहाँ पर तीसरे मंडल की बात कही थी और तीसरा मंडल कहा कि गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के बीच में एक तीसरा मंडल बना दिया जाए। तो ऐसा कहा था कौशिक समिति ने। फिर एक बात और कही कौशिक समिति ने, जो जिलों का आकार है वो भी यहाँ पर बड़ा है, इसलिए इन जिलों को तोड़कर कितने ज़िले बनाने चाहिए, 14 ज़िले बनाने चाहिए। तो 8 जिलों को तोड़कर, इन 8 जिलों को तोड़कर 14 जिलों की बात कही थी कौशिक समिति ने। वो बात अलग है कि बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुलायम सिंह यादव की सरकार 8 जिलों का जो होगा प्रस्ताव पारित करेगी, लेकिन जो समिति ने सिफारिश करी थी वो 14 जिलों की करी थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है क्योंकि यहाँ से एक बार प्रश्न आ चुका है कि कौशिक समिति ने कितने मंडलों की सिफारिश करी थी और उसका उत्तर कितना था फिर 3। तो 3 मंडलों की सिफारिश करी थी, एक गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के बीच में भी एक नया मंडल बनाने को कहा। अब जिलों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, गढ़वाल मंडल में 5 जिले रख दीजिए, कौशिक समिति ने ऐसा कहा। कुमाऊं मंडल में भी 5 जिले रख दीजिए और जो एक नया मंडल इन दोनों के बीच में बनेगा उसमें 4 जिले रख दीजिए। तो 5 और 5 10 और 4 14। तो इस प्रकार से 14 जिलों की सिफारिश यहाँ पर कौशिक समिति ने करी थी। इसके अतिरिक्त अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी के लिए कौशिक समिति ने कहा कि राजधानी कहाँ होनी चाहिए, कहीं सेंटर में होनी चाहिए और किसी पहाड़ी क्षेत्र में होनी चाहिए, इसलिए गैरसैंण राजधानी के लिए उपयुक्त है। और उस समय जब कौशिक समिति के सदस्यों ने सर्वे किया था, जनता की राय जानी थी, तो 68% लोगों ने भी यही माना था कि गैरसैंण राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान है। इसलिए कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैरसैंण को राजधानी के लिए उपयुक्त माना था। ठीक है, अब 1994 में ही एक समिति और बनी थी, बर्थवाल समिति। तो इन दोनों समितियों में कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो सही रहेंगे, मतलब कॉमन रहेंगे, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो काफ़ी अलग भी होंगे। तो बर्थवाल समिति ने क्या कहा, देखिए बर्थवाल समिति के मैप में चलते हैं। ठीक है, ये है बर्थवाल समिति के द्वारा दिया गया मैप राज्य का जो, ठीक है। तो यहाँ पर बर्थवाल समिति ने भी यही कहा कि जो ज़िले हैं यहाँ पर, जिलों का आकार क्या है, अधिक है, तो इन जिलों को तोड़कर 8 की जगह 16 कर दिया जाए। ठीक है, तो बर्थवाल समिति के बारे में थोड़ा सा पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि ये समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, विनोद बर्थवाल थे, जो कि समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता थे। 2016 में इनका निधन भी हो चुका है। ठीक है, तो उस समय ये क्या थे, समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता थे। तो इनको समिति का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इस समिति को जाना गया बर्थवाल समिति के नाम से। इस समिति ने भी क्या किया, उत्तराखंड में जगह जगह भ्रमण किया और यहाँ पर लगभग 30,000 लोगों का मौखिक साक्षात्कार लिया और 8,000 लोगों से लिखित रूप से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे। तो लोगों ने अपने जवाब दिए, पूछे गए होंगे इस प्रकार से प्रश्न, कैसे कि उत्तराखंड का स्वरूप कैसा हो, कहाँ पर राजधानी हो, कितने जिले होने चाहिए, कहाँ तक सीमा हो। तो इस प्रकार के प्रश्न जनता से पूछे गए, उनकी राय जानी गई और फिर इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट किसको दे दी, उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी। और उस रिपोर्ट में इस समिति ने कहा कि जो ये 8 जनपद हैं, इन 8 जनपदों को तोड़कर 16 जनपद बनाए जाने चाहिए। अगर हम कौशिक समिति की बात करें तो वहाँ पर कितने जनपद की बात कही थी, 14 जनपदों की बात कही थी। तो इस प्रकार 2 + 2 अर्थात 2 जिलों की बात और बढ़ा दी किसने, बर्थवाल समिति ने। इसके अतिरिक्त मंडलों की बात करें तो मंडलों के लिए कौशिक समिति ने कहा कि 2 मंडल काफ़ी हैं। ठीक है, तो 2 मंडलों की ही बात करी थी कौशिक समिति ने। सबसे अलग जो मुद्दा था बर्थवाल समिति का, ठीक है, जो बर्थवाल समिति ने जिस मुद्दे पर सबसे अलग बात करी वो था थोड़ा राजनीतिक मुद्दा। थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दों पर भी इस समिति ने ध्यान दिया। ठीक है, राजनीतिक मुद्दों पर बर्थवाल समिति ने कहा कि जो उत्तराखंड में इस समय विधानसभा सीटें हैं 19, उनको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 75 से 80 कर दिया जाए। ठीक है, ये सीटें काफ़ी कम है और इनको बढ़ाकर 75 से 80 कर दिया जाए। साथ ही साथ क्या है, 25 सदस्यों वाले विधान परिषद की भी मांग करी थी बर्थवाल समिति ने। और जो लोकसभा सीटें थी तत्कालीन 4 लोकसभा सीटें, तो उनको काफ़ी पर्याप्त माना था बर्थवाल समिति ने। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है, देखिए कौशिक समिति में और बर्थवाल समिति में। जहाँ कौशिक समिति 14 जिलों की बात करती है, वहीं कौशिक समिति 16 जिलों की बात करती है। मंडलों की बात करें तो कौशिक समिति 3 मंडलों की बात कर रही है, जबकि बर्थवाल समिति 2 मंडलों की बात कर रही है।
राजनीतिक मुद्दों पर विधानसभा सीटों की बात करें या विधान परिषद की मांग की बात करें या लोकसभा सीटों को पर्याप्त मानने की बात करें, तो इन मुद्दों पर जो कौशिक समिति है वो चुप ही रही, खामोश रही, जबकि बर्थवाल समिति ने इन मुद्दों पर भी अपनी राय दी। इसके साथ साथ बर्थवाल समिति ने क्या कहा, जो हरिद्वार का कुंभ वाला क्षेत्र है, ठीक है, कुंभ वाला जो क्षेत्र है उसको भी उत्तराखंड में शामिल किया जाए, और बिजनौर जिले का जो अफजलगढ़ का कुछ भाग वो कहाँ शामिल हो, वो भी उत्तराखंड में शामिल हो। तो इस प्रकार थोड़ा सा क्षेत्र भी बढ़ा दिया बर्थवाल समिति ने। तो दोनों समितियों में डिफरेंस है काफ़ी, ठीक है। तो ये समितियाँ किसके द्वारा गठित की जा रही है, मुलायम सिंह यादव के द्वारा गठित की जा रही है। लेकिन इन समितियों का क्या इतना महत्व है, इनका इतना महत्व नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो बस अपनी रिपोर्ट दी है। अब आगे का काम तो किसको करना है, मुलायम सिंह यादव सरकार को करना है, ठीक है। तो एक तरफ से तो मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव हैं वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम पृथक राज्य के लिए प्रयासरत हैं और इस प्रकार की समितियों का गठन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही टाइप का उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी 1994 में, जिससे पूरे उत्तराखंड में क्या हो गया, आक्रोश उत्पन्न हो गया। तो एक तरफ से तो मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड के समर्थन में, वहीं 1994 में ओबीसी आरक्षण से उत्तराखंड में बवाल मच गया। अब क्या हुआ इस ओबीसी आरक्षण से, थोड़ा देख लेते हैं। 17 जून 1994 को मुलायम सिंह यादव की सरकार ने क्या कर दिया, 27% ओबीसी आरक्षण की घोषणा कर दी कि 27% कितना होगा, ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। और एससी के लिए कितना होगा, 21% और एसटी के लिए 2%। तो कुल मिला के हो गया 50% आरक्षण की व्यवस्था मुलायम सिंह यादव की सरकार करने जा रही थी। तो इससे पूरे उत्तराखंड में एक आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो गई। एससी के 21% जो आरक्षण है उसका विरोध नहीं हुआ, एसटी का जो 2% आरक्षण था इसका भी विरोध नहीं हुआ, विरोध हुआ 27% ओबीसी आरक्षण का। अब क्यों हुआ 27% ओबीसी आरक्षण का विरोध, क्योंकि उत्तराखंड में उस समय मात्र 2 से 3% ही ओबीसी थे, ठीक है। मात्र ऐसी कुछ ही जातियां थी जो इन्हें ओबीसी का दर्जा प्राप्त था, और ऐसी कितनी थी, केवल 2 से 3%। तो ऐसे में उत्तराखंड के लोगों को लगा कि अब क्या होगा, जो शिक्षण संस्थान है, ठीक है, वहाँ पर प्रवेश किसको मिलेगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा, मैदानी क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, सरकारी जो नौकरियाँ होगी वो भी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगी, और पहाड़ का जो युवा है वो बेरोजगार रह जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर उत्तराखंड के जो छात्र थे, उत्तराखंड का जो युवा वर्ग था, उत्तराखंड के जितने भी नेता थे, उन्होंने इस आरक्षण का विरोध करना शुरू कर दिया कि 27% आरक्षण की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मुलायम सिंह ने फिर भी क्या कहा कि ये आरक्षण का जो मैं लागू करने जा रहा हूँ ये नहीं हटेगा। तो यहाँ पर पहाड़ी लोगों ने कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव को पहाड़ी क्षेत्र से इतना लगा होता तो वो ऐसी नीतियाँ बनाते जो सभी के हित में होती, ठीक है। मैदानी क्षेत्र की बात करें या पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, सभी के हित में होती अगर मुलायम सिंह यादव को पहाड़ के लोगों की चिंता होती, क्योंकि पहाड़ में तो केवल 2 से 3% ओबीसी हैं, ठीक है। तो उनको क्या लाभ मिलेगा, कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। अब जितने भी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश होंगे वो किसके होंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों के होंगे। सरकारी नौकरियों में भी पहाड़ का युवा अब जा नहीं पाएगा, वो सब मैदानी क्षेत्र के लोग क्या करेंगे, इन नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आरक्षण के विरोध में आंदोलन शुरू होने लग गया, और 14 जुलाई 1994, ठीक है, 14 जुलाई 1994 को कोटद्वार में कुछ छात्रों ने क्या किया, आंदोलन की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी, और 15 जुलाई 1994 को कोटद्वार में प्रदर्शन हो गया छात्रों का, और यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो जो ये आंदोलन हो रहा है मुख्य रूप से किसके लिए हो रहा है, ओबीसी का 27% का विरोध हो रहा है। यहाँ पर ओबीसी के लिए जो आरक्षण है 27% का, उसका विरोध हो रहा है। तो पृथक राज्य का जो टॉपिक चल रहा था ना अभी तक दिमाग में उत्तराखंड वालों के, वो अभी बिल्कुल दिमाग से हट गया था। सबके मन में बस ये था कि ये ओबीसी जो आरक्षण है ये नहीं लागू होना चाहिए, बाकी जो पृथक राज्य का मुद्दा था वो एकदम दिमाग से अभी हट गया था। अब 15 जुलाई के बाद आ जाते हैं 2 अगस्त 1994 पर, जहां से उत्तराखंड क्रांति दल के जो नेता हैं वो आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अनशन पर बैठ जाते हैं यहाँ पर कौन, इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड क्रांति दल के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं इंद्रमणि बडोनी। तो 2 अगस्त 1994 को पौड़ी में
अनशन पर बैठ जाते हैं इंद्रमणि बडोनी। इनके साथ साथ कई लोग और बैठे थे, जैसे रतनमणि भट्ट हो गया, ठीक है, प्रेमदत्त नौटियाल जी हो गए, पान सिंह रावत हो गए, तो आदि लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठ गए। और 2 अगस्त 1994 को ही यूकेडी की एक बैठक होती है और उस बैठक में जिम्मेदारी दी जाती है, गढ़वाल मंडल में अलग जिम्मेदारी दी जाती है, कुमाऊं मंडल में अलग जिम्मेदारी दी जाती है। तो गढ़वाल मंडल में जो जिम्मेदारी दी गई थी आंदोलन संभालने की, वो दी गई थी दिवाकर भट्ट को, ठीक है। तो दिवाकर भट्ट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, खैट पर्वत पर अनशन करेंगे और जो सिरियन टापू कांड है वहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दिवाकर भट्ट को गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी जाती है और कुमाऊं मंडल की जिम्मेदारी किसको दी जाती है? पूरन सिंह डंगवाल को दी जाती है। ये सभी फैक्ट तो मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में, अभी कहानी सुन लीजिए। तो पूरन सिंह डंगवाल को कहाँ की जिम्मेदारी दी गई? कुमाऊं की, और दिवाकर भट्ट को गढ़वाल की जिम्मेदारी दी गई 2 अगस्त 1994 को। तो इंद्रमणि बडोनी 70 साल की उम्र में भी यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं, ठीक है। कब? 70 साल की उम्र में भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। कौन? इंद्रमणि बडोनी। कब का जन्म है इंद्रमणि बडोनी का? 24 दिसंबर 1924। ध्यान रखना, ये डेट पूछा जा सकता है एग्जाम में। और जो 24 दिसंबर को इनका जन्म दिवस है वो लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाती है उत्तराखंड सरकार। 1924 में टिहरी में जन्म हुआ था और 1994 में 70 साल के हो चुके थे और तभी भी आमरण अनशन कर रहे थे, ठीक है। तो पौड़ी में जब ये उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने आमरण अनशन शुरू किया तो इनके दिमाग में भी पृथक राज्य का कोई मुद्दा नहीं था। जो मुद्दा क्या था? ओबीसी का 27% आरक्षण का मुद्दा था। बस जितने भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां थी, जितने भी यहाँ पर नेता थे, सबके दिमाग में बस ओबीसी के 27% आरक्षण का मुद्दा था। और धीरे धीरे समय जब बीतता गया, 2 अगस्त के बाद 7 अगस्त के समय से, 7 अगस्त के दिन से इंद्रमणि बडोनी और अन्य जो आंदोलनकारी बैठे हुए थे अनशन पर, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाता है और 7 अगस्त की रात को ही पुलिस द्वारा इनको ज़बरदस्ती उठवा लिया जाता है और मेरठ अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। मेरठ के एक मेडिकल कॉलेज में इनको एडमिट कर दिया जाता है और वहाँ पर कहा जाता है कि आप अनशन तोड़िए। तो 7-8 अगस्त को ये काम होता है। 7 अगस्त की रात्रि को इनको उठाया जाता है और अगले दिन इनको वहाँ भेज दिया। कहाँ? मेरठ। 8 अगस्त को भी कुछ यहाँ पर आंदोलनकारियों को अनशन से उठाया जाता है, जिससे क्या होता है, पौड़ी में बहुत सारे लोग रोड पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक विशाल जुलूस निकाला जाता है लोगों के द्वारा। इसलिए 8 अगस्त को हम जानते हैं पौड़ी क्रांति के नाम से। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है पौड़ी क्रांति के नाम से। तो पौड़ी क्रांति सीधे सीधे कब? अगस्त में, 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त 1994 को पौड़ी क्रांति। इसे पौड़ी क्रांति के नाम से भी जानते हैं हम, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूकेडी के नेता को ज़बरदस्ती उठा के ले गए। इंद्रमणि बडोनी, रतनमणि भट्ट, जितने भी थे, इनको उठा दिया। 8 अगस्त को क्या होता है, पौड़ी में विशाल जन जुलूस निकाला जाता है यहाँ पर, और जिसे हम पौड़ी क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या होता है 15 अगस्त को, ठीक है। 15 अगस्त कहाँ है? हाँ, ये 15 अगस्त 1994 को। 15 अगस्त 1994 को काशी सिंह एरी ने क्या किया? नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में बैठ गए धरने पर। यहाँ पर थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, ठीक है। काशी सिंह एरी नैनीताल झील के किनारे यहाँ पर धरने पर बैठ जाते हैं काशी सिंह एरी। कब? 15 अगस्त 1994 को। और ये भी यहाँ पर आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। इसके बाद उत्तराखंड में जगह जगह विरोध शुरू हो जाता है इस आंदोलन का, और धीरे धीरे ये आंदोलन क्या है, एक आरक्षण विरोधी आंदोलन से पृथक राज्य आंदोलन में बदलने लगता है, ठीक है। अब लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर हमारा पृथक राज्य बन गया तो ओबीसी जो ये मैटर चल रहा है इससे तो हम खुद ही निपट लेंगे फिर, इसलिए पृथक राज्य का होना जरूरी है। और धीरे धीरे ये आंदोलन पृथक राज्य आंदोलन में बदल गया, ठीक है। तो एक वो वक्त था जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था उत्तर प्रदेश का ताज है उत्तराखंड, और देखिए यहाँ पर किस प्रकार अब यहाँ पर कहानी बदलने लगी है। 15 अगस्त 1994 को काशी सिंह एरी नैनीताल झील के किनारे आमरण अनशन पर बैठे हैं, और 2 दिन बाद 17 अगस्त 1994 को मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट आता है कि मुझे उत्तराखंड के लोगों की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि 19 जो विधानसभा सीटें हैं ना, इनमें से केवल 1 सीट पर ही उनकी पार्टी जीती है। तो उत्तराखंड के लोगों ने उनको क्या दिया है, और मैं उनकी बदौलत सत्ता में नहीं हूँ और ना ही उनकी बदौलत मैं यहाँ मुख्यमंत्री बना हूँ। इसलिए आरक्षण का जो सवाल है, आरक्षण का जो मुद्दा है, इस पर हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, ऐसा मुलायम सिंह यादव ने उस समय स्टेटमेंट दे दिया। इस प्रकार के स्टेटमेंट से क्या होता है, पूरे उत्तराखंड में और ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और जगह जगह रैलियां होती है, धरना प्रदर्शन होने लग जाते हैं, चक्का जाम होने लग जाते हैं। किसी भी जनपद की आप बात कर लीजिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया कि हमारे
जो कार्यकर्ता हैं अगर तुम्हारी तरह सड़कों पर आ जाएंगे तो जितने भी ये पहाड़ी लोग हैं मैदानी क्षेत्र में रहने वाले पहाड़ी हैं, इनको भाग के कहाँ जाना पड़ेगा, अपने पहाड़ में वापस जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के गलत स्टेटमेंट दिए गए वहाँ पर मुलायम सिंह यादव के द्वारा। और मुलायम सिंह यादव के इन स्टेटमेंट से आंदोलन क्या हो गया, उग्र हो गया। और 1994 के इस आंदोलन में सभी जनपदों में चक्का जाम की घटनाएं, रैली, धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। इसलिए इस आंदोलन को जो क्षेत्रीय बुद्धिजीवी थे उन्होंने क्या कहा, असहयोग आंदोलन की पुनरावृत्ति। क्या कहा, असहयोग आंदोलन की पुनरावृत्ति। एक तो असहयोग आंदोलन की पुनरावृत्ति कहा और दूसरा कहा जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की भी पुनरावृत्ति हो चुकी है। तो प्रश्न बन सकता है कि जो 1994 में पौड़ी क्रांति हुई है या 1994 में जो पौड़ी में आंदोलन हुए या उत्तराखंड में जो आंदोलन हुआ, इसको किस नाम से पुकारा गया, तो असहयोग आंदोलन की पुनरावृत्ति। इसके बाद यहाँ पर 17 अगस्त 1994 को इतना गलत स्टेटमेंट दिया था जब किसने, मुलायम सिंह यादव ने। उसके 2 दिन बाद 19 अगस्त 1994, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन रहेगा और यहाँ से प्रश्न बनने के काफ़ी चांसेस हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या होता है इस दिन 19 अगस्त 1994 को, हल्द्वानी के तरुण पंत, ठीक है, क्या नाम है, तरुण पंत, और एक है मोहन पाठक, ठीक है। तो मोहन पाठक देहरादून के थे, तरुण पंत हल्द्वानी के थे। इन्होंने क्या किया, उत्तर प्रदेश विधानसभा में पत्र बम फेंके। और पत्र बम का मतलब क्या है, कुछ दस्तावेज थे, कागज़ थे, उन कागजों में लिखा हुआ था कि ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ हमें पृथक राज्य चाहिए। तो इस प्रकार के पत्र बम तरुण पंत और मोहन पाठक ने कहाँ फेंके, उत्तर प्रदेश विधानसभा में फेंके। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है, देखो थोड़ा सा समझना इस चीज़ को, एक संसद और यूपी विधानसभा, ठीक है। 2 बार पत्र बम के क्वेश्चन पढ़े हैं हमने, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि धीरेन्द्र प्रताप भदौला और त्रिवेंद्र पंवार ने 23 अप्रैल 1987 को संसद में पत्र बम फेंके थे, ठीक है। वहाँ पर अगर मैंने संसद ना लिखवाया हो तो नोट कर लीजिएगा कि संसद में वहाँ पर पत्र बम फेंके थे। जो पुराने वीडियो था मेरा, वहाँ पर मैंने बता रखा है आपको कि उत्तराखंड क्रांति दल के नेता त्रिवेंद्र पंवार व धीरेन्द्र प्रताप भदौला ने क्या किया था, संसद में बम फेंके थे। बोला तो होगा, हो सकता है नोट ना करवाया हो, इसलिए ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो धीरेन्द्र प्रताप भदौला और त्रिवेंद्र पंवार ने 23 अप्रैल 1987 को संसद में पत्र बम फेंके थे। जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने पत्र बम फेंके, मोहन पाठक और तरुण पंत ने। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा। जो ये पत्र बम फेंके जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, ये 1994 में फेंके जा रहे हैं, जबकि जो संसद में पत्र बम फेंके गए थे वो 1987 की बात है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में फेंके गए, यहाँ पर संसद में फेंके गए। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँच गए हम 19 अगस्त 1994। इसके बाद 22-23 अगस्त को, ठीक है, क्या होता है, विधानसभा में, उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड के मुद्दों पर काफ़ी चर्चा होती है, उत्तराखंड पृथक राज्य के मुद्दे पर काफ़ी चर्चा होती है। और 23 अगस्त को ही काशी सिंह एरी क्या करते हैं, बोलते हैं कि भैया मैं अब क्या कर रहा हूँ, त्याग पत्र दे रहा हूँ। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है और 24 अगस्त को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 24 अगस्त 1994। तो 24 अगस्त 1994 को मुलायम सरकार ने उत्तराखंड के 8 जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड राज्य का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया। तो दूसरी बार प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में। पहली बार कब हुआ था, 1991 में भाजपा सरकार के समय। तो चलिए अब कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, ठीक है।